तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपका चैप्टर है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th वाले सभी बच्चे हैं। इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पढ़ाते हैं आपको स्टार्टिंग से। तो हमें जो करंट बताया गया है बच्चों, यहाँ पे करंट की जो हमें बताया गया, बोला गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमसे बोला कि कितने टाइम में आपका कितना चार्ज फ्लो हुआ। दैट इज नोन एज करंट, Q अपॉन T, वेयर Q इज द चार्ज, T इज द टाइम। इसको समझते हैं बच्चों एक बहुत प्यारे से एग्जाम्पल से। देखिएगा, सपोज ये आपका एक लड़का है और ये आपकी लड़की है। ये आपका छोरा है, ये आपका छोरी है। छोरा और छोरी, छोरा और छोरी। सपोज हम ये कह रहे हैं आपसे कि सपोज मैंने इसको जो चार्ज दिया, ये मैंने दिया इसको 3 कूलम चार्ज। आप ये एज्यूम कर रहे हैं, अभी अभी आपको मैं ये एज्यूम कर लें कि आपका जो कूलम है, कूलम इज द योर यूनिट ऑफ योर चार्ज। कूलम जो है आपकी यूनिट है, किसकी? चार्ज की यूनिट है। और इसको भी मैंने सेम कूलम चार्ज दिया, 3 कूलम चार्ज दिया। लेकिन जो मैं इसको जो चार्ज दे रहा हूं वो दे रहा हूं 1 सेकंड में। वहीं मैं इस छोरी को जो चार्ज दे रहा हूं 1 घंटे में। ध्यान से समझ लीजिएगा, 3 कूलम चार्ज दोनों को बांटा। इसको मैंने बांटा 1 सेकंड के लिए, इसको मैंने बांटा 1 घंटे में दिया मैंने इसको चार्ज। तो अगर मैं इन दोनों में करंट की बात करूं, अगर मैं इन दोनों में करंट की बात करूं, तो देखो इसको कितने कम टाइम में 3 कूलम चार्ज दिया और इसको ज्यादा टाइम में 3 कूलम चार्ज दिया। तो आप यहां से पता लगाएं कि करंट किसको ज्यादा मिला। तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं यहां से इन दोनों का रेशियो निकालूं, सपोज 3/1 का रेशियो निकालो, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3/1 घंटे का रेशियो निकालो। 1 घंटा मतलब कितने सेकंड हो गए आपके? 60 इंटू 60। आपका 1 घंटे का मतलब हुआ, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं 3/60 इंटू 60, तो ये हो गया आपका 3/3600। तो आपका ये रेशियो बड़ा है, ये आपका बड़ा है, ये आपकी क्वांटिटी काफी कम है, ये तो बहुत कम क्वांटिटी है और ये काफी ज्यादा क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है इसका पास करंट ज्यादा है, और इसी रेशियो को हम बोलते हैं करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी रेशियो को हम बोलते हैं करंट। चार्ज अपॉन टाइम, कितने समय में आप, कितने चार्ज आपका कितने समय में मिला आपको। तो भाई साहब इसके तो प्राण निकल जाएंगे। इसको तो मैंने 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज दे रहा हूं और इसको आराम से मजे से लहराते हुए इसको करंट दे रहा हूं मैं। तो इसको तो बहुत कम करंट मिल रहा है, इसको तो करंट जबकि महसूस ही नहीं होगा। भाई साहब इसके तो प्राण निकल जाएंगे, नर्कवासी हो जाएगा। भाई तुमने मुझे मुझे आप ये कहेगा कि मुझे ज्यादा करंट दिया। ज्यादा करंट कैसे दिया भाई? मैंने चार्ज दोनों को सेम दिया था। ज्यादा करंट इसलिए दिया क्योंकि इसको मैंने कम समय पे ज्यादा चार्ज दिया और इसको मैंने ज्यादा समय पे सेम चार्ज दिया। तो इसलिए इसको करंट की मात्रा ज्यादा लगी, इसको करंट की मात्रा कम लगी। भाई साहब ऐसा समझ लो जैसे आपके पास AK-47 है और एक आपके पास देसी कट्टा है। AK-47 के कट्टे धड़ 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 मशीन गन आपकी धड़ 1 सेकंड में कितनी आपकी बुलेट्स निकाल देती है, जबकि देसी कट्टा धाए धाए धाए, कई बार हाथ में फट जाता ससुरा, तो लेने के देने पड़ जाते हैं वहां। तो आपका AK-47 समझो, AK-47 के अगर एक साइड में बहुत धर, तो वहां पे ऐसा समझो कि यहाँ पे सेम आप करंट से रिलेट करो उसको। अगर करंट, अगर आपका चार्ज ज्यादा मिल रहा है 1 सेकंड में धर ज्यादा चार्ज, तो हम कहेंगे ज्यादा करंट है। और कम करंट मिल रहा है 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे भाई साहब करंट बहुत कम है। आप सोचो ना, इसका 1 सेकंड में इसको कितना करंट मिल रहा होगा, इसको कितना चार्ज मिल रहा है, इसको इस वाले छोरी को बहुत कम, ना के बराबर, बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा इसको तो भाई साहब। लेकिन भाई साहब इसके लिए वो अमूल्य क्षण है। इसके तो निकल गए प्राण, इसको तो निकल गया स्वर्गवासी। स्वर्गवासी बोलो नर्कवासी, और ये मजे से लहरा रही है चार्ज में। तो दिस इज योर करंट, दिस इज योर रेशियो। तो रेशियो अगर हम कहेंगे, रेशियो का मतलब है कितना चार्ज फ्लो हुआ आपका कितने टाइम में। तो टाइम इंपॉर्टेंट है करंट के लिए, टाइम इंपॉर्टेंट है करंट के लिए, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं भाई साहब। क्षण की बात है, क्षण भर की बात है। तो अब चलते हैं आपकी बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट में। तो ये तो आपकी स्टार्टिंग थी, तो स्टार्ट करते हैं अब आपका आगे। आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया बच्चों, देखिए करंट किस तरह से डिफाइन किया गया। ये डिफाइन किया, द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज flowing in यूनिट टाइम। कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ यूनिट टाइम में। तो हमने आपको बताया आई होता है आपका Q अपॉन T, वेयर Q इज द चार्ज, T इज योर टाइम। अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज की बात करें, तो कि चार्ज हम यहाँ पे बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हम बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है,
अगर हम कह रहे हैं सपोज किसी कंडक्टर में, ये आपका प्यारा सा कंडक्टर है, दिक्कत ये है बच्चों कि अगर हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं कह रहा हूं सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, तो इन्होंने कन्वेंशनली क्या माना है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी फ्लो कर रहा है अगर आपका करंट, तो उन्होंने बोला कि जो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका मतलब है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे भाग रहे होंगे कुछ इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कुछ अपोजिट भाग रहे हैं करंट के। तो यहाँ पे जो अजम्पशन हम करते हैं, ये मानते हैं कन्वेंशनली जो मानते आए हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट is taken opposite to direction of इलेक्ट्रॉन। या हम ये कह सकते हैं, अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो वैसे ही होते हैं आपके पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बोल देते हैं, पॉजिट्रॉन मतलब है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन वैसे कुछ आपकी कोई पार्टिकल नहीं होते, पॉजिट्रॉन कुछ नहीं है। पॉजिट्रॉन में खाली अजम्पशन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को हम ये बोलते हैं कि पॉजिट्रॉन के हैं आपके पॉजिटिव चार्ज, ऐसे चार्ज जिन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कहते हैं कि करंट वहीं फ्लो करता है जहां पे आपका जो डायरेक्शन है आपकी पॉजिटिव चार्जेस की। पॉजिटिव चार्जेस को बोल दिया हमने पॉजिट्रॉन। तो या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, या हम ये कह दें आपका जो करंट करते हैं फ्लो, करंट flows in direction of positive charge। ये कन्वेंशनली माना गया है, ये सब मानते हैं, हम भी मानते आए हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम ऐसे बता सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है। इसको ऐसे बताया गया कि कुलम क्या चीज है, अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन, अगर इन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेक्स 1 कूलम, मेक्स 1 कूलम, बस यही है 1 कूलम। इसी को हम बोलते हैं 1 कूलम। मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 टू दी पावर 18, सोचो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कितनी बड़ी क्वांटिटी है। इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं 1 कूलम। और मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों ये होता है -1.6 10 टू दी पावर -19। तो इसको हम बोलते हैं क्यू। क्यू इज योर चार्ज। तो क्यू क्या है आपका, अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू है आपका n टाइम्स ऑफ ई। क्यू है आपका n टाइम्स ऑफ ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आपका n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड e है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। e क्या है आपका, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई कर दो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। e इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। आसान भाषा में समझें आप, सिंपल, सिंगल इलेक्ट्रॉन। और n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है अगर मैं कहूं जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा। हम कहेंगे उतना ही ज्यादा करंट है, फिर आपका उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका करंट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। इतने इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है, इनका कितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं 1 कूलम या 1 क्यू। बात करते हैं करंट की यूनिट के बारे में। करंट की यूनिट, करंट की बीवी, करंट की बीवी यानी यूनिट, करंट की बीवी होती है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट क्या है, करंट की यूनिट की बात करें, करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर। अब एम्पियर क्या चीज है, हमने पढ़ा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज की यूनिट है आपकी कूलम। टाइम की यूनिट है कि हम जो यहाँ पे टाइम लेते हैं वो पर सेकंड लेते हैं। पर सेकंड में आपका कितना चार्ज फ्लो हुआ, यानी कितना पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो हुआ, यानी कूलम पर सेकंड। यानी अगर हम इसकी यही कूलम COLUMB कूलम पर सेकंड, इसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, AMPHERE, AMPHERE। दिस इज नोन एज योर 1 एम्पियर। अब कैसे नाम रखा गया, साइंटिस्ट के नाम से नाम रखा गया इसका, एक फिजिशियन के नाम से। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रे मारिए एम्पियर, एंड्रे मारिए एम्पियर, इनके नाम से रखा गया 1 एम्पियर। कूलम पर सेकंड को बोल दिया इन्होंने एम्पियर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। जो करंट जो नपता है, इसका मतलब करंट को अगर हमने मेजर करना है, नापना है, तो हम किस में नापते हैं, करंट किस में नपती है आपकी एम्पियर में।
जैसे आपका भार या आपका वेट, आपका मास नपता है आपका केजी में, लेंथ नपती है आपकी मीटर सेंटीमीटर में मिलीमीटर में, वैसे ही आपका करंट नपता है एम्पियर में। तो हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, एम्पियर। रही दूसरी बात, करंट स्केलर है कि वेक्टर है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सपोज मैंने कहा आपके पास दो वायर है, सपोज एक वायर ये है एक वायर ये है, इसमें आपका 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आपका 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब इससे कनेक्टेड है एक तीसरी वायर, तो मैं कहूंगा बताओ इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब 2 यहाँ से निकला और 3 यहाँ से निकला, तो 2 और 3 यहाँ पे कंबाइन कर गए, तो यहाँ पे मिलेगा 5 एम्पियर। तो कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट इज योर स्केलर क्वांटिटी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका, करंट इज योर स्केलर क्वांटिटी। तो ये थी कुछ चर्चा बेसिक आपकी करंट के लिए। बढ़ते हैं अब आगे, कि ये भी पूछते कि बताओ 1 एम्पियर क्या चीज है। हमसे पूछते हैं डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो वैसे डिफाइन करें, फॉर्मूला हमारे पास I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अच्छा I आपका 1 कब बनेगा? I को आपने 1 बनाना है, 1 एम्पियर बनाना, तो 1 एम्पियर कब बनेगा? जब आपका क्यू भी 1 बन जाए, 1 कूलम हो जाए, और टाइम भी क्या हो जाए आपका 1 सेकंड हो जाए, यही है आपका 1 एम्पियर। और क्या? तो इट इज डिफाइंड। अब डिफाइन कैसे कर दो, लिख दो इसी को आप सिंपल। इट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग in a conductor in unit second. Unit coulomb charge flowing per second is known as 1 ampere. तो हम क्या कहेंगे, 1 ampere is defined as 1 coulomb charge flowing in 1 second. This is your 1 ampere. बकवास डेफिनेशन। तो ये है आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। आप ऐसे लिख के आ जाइए और 4 डालिएगा बोर्ड में, आपका बोर्ड का बन जाएगा आपका। इसमें कह देते हैं भाई साहब, कोई महान भाई साहब ने बोला 1 मिली एम्पियर। 1 MA का मतलब है 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। जैसे मिलीमीटर पढ़ा होगा आपने, जैसे मीटर पढ़ा है, आपने पढ़ा है किलोमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। वैसे ही आपका 1 मिली एम्पियर इज 10 टू द पावर -3 एम्पियर। वहीं एक और है नई क्वांटिटी, माइक्रो। माइक्रो भाई साहब, माइक्रो भाई साहब कैसे मतलब 1 माइक्रो, ये माइक्रो हो गया, माइक्रोवेव वाला माइक्रो, माइक्रो एम्पियर, इसको हम बोलते हैं 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये आपकी दूसरी यूनिट हो गई एम्पियर की, दूसरी क्वांटिटी होगी आपकी एम्पियर की, 10 टू द पावर -6 एम्पियर होगा, तो इसको हम बोलेंगे 1 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब क्या है, अरे 1 डिवाइड बाय 10 के नीचे 10 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और एक 6, दिस इज नोन एज 1 माइक्रो एम्पियर। दिस इज द सिंबल ऑफ माइक्रो। क्या बोलेंगे इसको हम, माइक्रो। और इसको हम बोलेंगे मिली 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 मिली। यह कि करंट को कौन सा डिवाइस मेजर करता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें हम करंट मेजर कर सकते हैं। तो करंट को हम मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम बोलते हैं अमीटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अमीटर। अमीटर, AMMETER, अमीटर। अमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट, डिवाइस विच मेजर्स करंट। और करंट किस में नपेगा आपका, एम्पियर में, यानी इसमें जो रीडिंग होती है आपकी एम्पियर में होती है। आप इसको कनेक्ट कैसे करते हैं किसी सर्किट में, देखिएगा सपोज ये मैंने आपको सर्किट बनाया। अच्छा अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये सिंबॉलिक डायग्राम है आपका रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, आपके पास लाइट पंखे बिजली ये सब के हैं आपके पास, रेजिस्टेंस है। जो करंट कंज्यूम कर लें उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो करंट खा जाए या करंट कंज्यूम कर जाए उनको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। लाइट पंखा बिजली माला सोफा, सोफा नहीं यार, माइक्रोवेव हीटर, ये सब के हैं आपके रजिस्टर है। तो जो करंट कंज्यूम कर जाए उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। को सिंबल ऐसे करके, दांत है ये, दांत 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 दांत, दांत नहीं है, रजिस्टर खाली सिंबल है नोटेशन करने का। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। सपोज ये आपका सेल है, सेल मतलब समझ आ रहा है बैटरी। बैटरी को ऐसे एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी से। तो हालांकि मैं आपको बाद में सिंबल सबके लिख करवा दूंगा आपको, अभी आप चिंता मत करिए। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं हम बैटरी से। और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया भाई साहब आपका एक अमीटर। ए मतलब हो गया अमीटर, ऐसे बनाया था गोल डब्बे के अंदर अमीटर। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपका सर्किट है, सर्किट के साथ साथ आपने क्या लगा दिया, टर्मिनल, आपने अमीटर लगा दिया। अच्छा ये बैटरी है, बैटरी के छोटे डंडे को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ा डंडा को। इसका मतलब है ये हायर पोटेंशियल, ये होता है इसका लोअर पोटेंशियल। इसको भी समझाएंगे हम आगे, ये क्या बला है। तो दिस इज योर अमीटर।
खास बात यह है अमीटर की, अमीटर को लगाया जाता है सीरीज में। अमीटर को हम लगाएंगे, अरे मेरी हिंदी कमजोर है यार, लगाएंगे सीरीज में, हमेशा मीटर को सीरीज में लगाया जाता है। अब सीरीज क्या है, बैक टू बैक किसी के पीछे लगा, सर्किट जोड़ा आपने, सर्किट के पीछे रेजिस्टर के पीछे आपने मीटर लगा दिया, तो एक के पीछे एक लगा दिया, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में क्यों लगाते हैं, इसका भी कोई एक इसके पीछे रीजन ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, आपका करंट सेम मिलता है, तो आपका एक्यूरेट करंट नापेगा कि कितना करंट आपका फ्लो हुआ इस सर्किट में। तो हम पढ़ेंगे ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि अमीटर कैसा लगाया जाता है सिर्फ। तो अभी आपने ये देखा कि सिर्फ आपने ये देखना है कि अमीटर जो है आपका ऐसा डिवाइस है जो करंट को नाप दे, उसको हम बोलते हैं अमीटर। जो प्रेशर नाप दे उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर, और जो करंट नाप दे उसको हम बोलते हैं अमीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लाया मैं आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि बोला है कि इन अ फिलामेंट ऑफ बल्ब के फिलामेंट में आपका जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लोज ऑफ 10 एम्पियर इन 10 सेकेंड्स। आपको फाइंड करना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। निकालें, पॉज करो वीडियो, सब पॉज करो वीडियो और नोट करो और खुद बनाओ, फिर मेरी वीडियो देखो। देखो स्टार्ट करते हैं, देखो बच्चों आंसर इसका। तो आई पढ़ा हमने Q अपॉन T, तो अगर हम यहां से चार्ज निकालें Q इक्वल टू हो जाएगा आपका I टाइम्स ऑफ T। अब करंट आपको दे रखा है इसमें ऑलरेडी, करंट आपको कितना दे रखा है बच्चा, बाल्टी 10, और टाइम दे रखा है आपको 10 सेकंड। करंट आपका एम्पियर में हो गया, टाइम आपका सेकंड में हो गया, 10 × 10 100 यानी 100 कूलम। कितना चार्ज फ्लो हुआ आपका इस बल्ब में, 100 कूलम चार्ज आपका फ्लो हो गया इस बल्ब में, यानी इस बल्ब में जो चार्ज फ्लो होगा दैट इज ऑफ 100 कूलम। क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों, अ बॉडी लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ई नेगेटिव मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच चार्ज is attained, how much charge is attained by the body। पॉज करो, बच्चों निकालना है आपका चार्ज। तो चार्ज होता है n टाइम्स ऑफ E, कितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वेयर E इज दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, E इज दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यों अगर मैं निकालूं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन आपके लूज हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, तो आपके पास जो चार्ज हुआ आपके पास कितना होगा बच्चों, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बनेगा, ये बनेगा 6.4 10 टू द पावर -19 कूलम। मतलब इतना चार्ज आपका फ्लोन हुआ, इतना चार्ज आपका, अगर 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसका मतलब इतना चार्ज आपका फ्लो जा रहा है इस बॉडी से, या ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं आप इसका आंसर। आगे बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपने देखा होगा ना, लगे 440 वोल्ट होने से तेरे, वही 440 वोल्ट की बात कर रहे हैं। वोल्ट क्या है, आपकी पोटेंशियल की यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तब हम बात करते हैं इसी की। तो पोटेंशियल की आपका ये क्या चीज है समझते हैं। जैसे आपके पास क्या है, पानी की टंकी है। सपोज आपके पास पानी की टंकी है, एक में ज्यादा पानी है, एक में पानी भरा हुआ है, और एक में कम पानी है, एक में आपका कम पानी है बच्चों। और आपने कनेक्ट किया है इसमें, यहां से एक नल कनेक्ट किया है, सपोज के बीच में आपने एक पाइप कनेक्ट किया है। तो अगर मैं बात करूं आपका पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, तो आप कहेंगे बड़ी टंकी से छोटी टंकी में पानी फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा है और यहाँ पे पानी कम है। या दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे पानी का प्रेशर कम है। तो लिक्विड्स फ्लोस फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो आपका लिक्विड फ्लो करता है जिस तरीके से हायर प्रेशर से टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर, सिमिलरली आपका करंट भी ट्रेवल करता है फ्रॉम द हायर वोल्टेज टू द लोअर पोटेंशियल। इसको हम बोलते हैं हायर प्रेशर, यहाँ पे है आपका हायर,
प्रेशर, 2 ये है आपका लोअर प्रेशर। तो आपका ट्रांसफर यहां से यहां करेगा, आपका वाटर ट्रांसफर करेगा यहां से यहां। सिमिलरली ऐसा देख लो ना, जैसे आपके पास छत में टैंकी है आपके, और एक आपके अंदर आपके घर के अंदर टैंकी है, तो आपकी टैंकी आपके देखो पानी अगर ऑटोमेटिकली फ्लो करवाना है, आपने छत की टैंकी से नीचे ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएगा। जबकि यहां से अगर ऊपर ले जाएंगे तो आपको कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है उसमें, हालांकि जैसे आपने मोटर लगा दी तो वो तो अलग सीन है, तो वो तो आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ की ट्रांसफर की बात करें तो ऑब्वियसली आपकी बड़ी ऊपर वाली टैंकी से नीचे वाली टैंकी में फ्लो करेगा पानी। तो वैसे सिमिलरली आपका करंट भी फ्लो करता है फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल क्या चीज है। जिस सिमिलरली अगर हमें टेम्परेचर की बात करूं, हीट की बात करूं, हीट भी आपकी ट्रेवल करती है फ्रॉम दी हायर टेम्परेचर टू दी लोअर टेम्परेचर। गरम से ठंडे की तरफ वो ट्रेवल करती है। सपोज आपके पास एक गरम चाय की गिलास है, थोड़ी थोड़ी देर में ठंडी भी आती हो। ठंडी क्यों हो गई? क्योंकि आपकी जो चाय की गिलास की जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई आपकी चाय के कप से टू दी सराउंडिंग। आपके पास गरम गरम चाय का कप है, ये बहुत गर्म है, हॉट टी। तो ये क्या हो, थोड़ी देर आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, या हो जाएगी आपकी लेस हीट, आपकी हो जाएगी कोल्ड हो जाएगी, हल्की हल्की ठंडी हो जाएगी आपकी। ठंडी क्यों हुई? क्योंकि ये जो हीट आपकी निकली ये हायर टेम्परेचर है। गर्म का मतलब हायर टेम्परेचर, दिस इज दी टी एट हायर टेम्परेचर। अब धुआ क्या थोड़ी देर में आपके क्या सराउंडिंग को मिल गई हीट, सराउंडिंग को हीट मिल गई तो आपका हीट ट्रांसफर हो गया फ्रॉम दी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सिमिलरली आपका करंट भी फ्लो करता है बच्चों फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। पे जो हम प्रेशर की बात करते हैं फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर, वैसे यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर की, फ्रॉम दी हायर इलेक्ट्रिक प्रेशर टू दी लोअर इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल। इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम बोलते हैं पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं है, यानी अगर पोटेंशियल पे डिफरेंस नहीं है, तो आपका करंट फ्लो नहीं होता है। अगर सपोज हमको अज्यूम करो कि आप ये भी टैंकी आपके पास भरी हुई है, टोटल भरी हुई है, दोनों आपकी सेम हाइट की टैंकियां हैं, तो आप दोनों आपकी भरी हुई हैं, तो दोनों में प्रेशर सेम है, तो आपका करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट फ्लो क्यों करेगा भाई साहब? पोटेंशियल ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो हम कहेंगे आपका करंट भी फ्लो नहीं करेगा। जिस तरह से आपका पानी फ्लो नहीं करा टंकी में, वैसे ही आपका करंट भी फ्लो नहीं करेगा। पर रही बात पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में लाएगा कौन? तो ये लाती है बैटरी, ये लाती है बैटरी। सपोज फिर से हम सर्किट बनाते हैं, ये आपके वही प्यारे से दांत, चलो इस बार दांत नहीं बनाते हैं, इस बार हम बनाते हैं बल्ब। सपोज ये आपका बल्ब है, बहुत प्यारा सा बल्ब, एलईडी बल्ब है आपका। एलईडी बल्ब तो लग नहीं रहा है, वैसे पुराने वाले जमाने के बल्ब है। तो सपोज ये आपकी बैटरी है यहाँ पे, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, बड़ा डंडा छोटा डंडा। अब देखो ये जो बैटरी है ना बच्चों, ये जो बैटरी है यही प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा समझ लो बच्चों, जैसे जो आपका बड़ा डंडा है ये होता है आपका पॉजिटिव, ये होता है छोटा डंडा, ये होता है आपका नेगेटिव। और बैटरी के अंदर होते हैं आपके केमिकल्स, बैटरी के अंदर होते हैं बच्चों केमिकल्स। यही केमिकल्स क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखे होंगे सेल, वो पुराने जमाने के सेल, उसमें अगर आप अंदर से आप खोलते हैं उस सेल को तो काला काला सा निकलता है कार्बन, तो दैट इज द सेल। तो वो है उसके अंदर केमिकल, तो केमिकल अगर पूरे रिएक्ट हो जाते हैं तो एक टाइम के बाद सेल डेड हो जाता है। सेल डेड होने के बाद वो क्या हो जाता है, आपका पूरा काला पड़ जाता है। तो अंदर जो उसके केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस करती हैं वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये है पॉजिटिव ये और हायर पोटेंशियल, दिस नेगेटिव इज और लोअर पोटेंशियल। तो एक हायर है एक लोअर है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब यही पोटेंशियल क्या करेगा, करंट को आगे भेजेगा, धक्का मारेगा 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 मारेगा, चल तू चल, और इस आपका करंट आपके सर्किट में क्या फ्लो कर जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में करंट। तो बैटरी प्रोवाइड्स यू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे किया, पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको हम डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे किया, इसको डिफाइन किया गया वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज हम ऐसा कोई कंडक्टर जूम कर लेते हैं, सपोज ये कंडक्टर है आपके पास, इसके अंदर आपका करंट बह रहा है। सपोज ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। अब आपको करंट बहाना है फ्रॉम A पॉइंट टू पॉइंट B, आपको करंट ले जाने तो ऑटोमेटिकली तो बहेगा नहीं करंट, आपको क्या करेगा पोटेंशियल, इसको क्या करेगा, इसको पुश करेगा आगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा इसको यहां से यहां प्रोवाइड, इसको यहां से यहां ले जाने में। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या करेगा, इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन। इसको काम करना पड़ेगा, इसको कार्य करना पड़ेगा, क्या, चार्ज ले जाने में फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। यही जो चार्ज स्टोर्ड, सही जो वर्क स्टोर्ड हुआ इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन
in taking a unit positive unit positive charge from point A to point B is known as your potential difference. तो 1 आपका Q चार्ज है, इसको यहां से A पॉइंट से B पॉइंट ले जाने में कितना काम कर रहा आपने, उसी को हम डिफाइन करेंगे ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है बच्चों, देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस मैं कहूंगा कब 1 वोल्ट है, जब मैं कहूंगा आपका 1 जूल ऑफ कार्य किया गया 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करवाने में, 1 जूल कार्य किया गया या वर्क किया गया 1 कूलम का चार्ज डिस्प्लेस करवाने में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज नोन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं बच्चों पोटेंशियल को वर्क डन इन moving the unit positive charge from one point to another, this is defined as potential difference। ये देखा आपका 1 वोल्ट होता है आपका, अगर मैं V की बात करूं V इक्वल टू होता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, कितना आपको वर्क डन करना पड़ा किसी एक चार्ज को मूव करवाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट की बात करूं, वर्क डन की यूनिट होती है आपकी जूल, चार्ज की यूनिट होती है आपकी कुलम, तो जूल पर कुलम। अब इसी को हम एक नया टर्म बोल दिया हमने इसको वोल्ट, इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। तो आपकी यूनिट होती है पोटेंशियल की वोल्ट, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट इज वोल्ट, V फॉर वोल्ट, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, दिस इज योर वोल्ट। अब बात रही इसको मेजर किस में किया जाता है, इसके लिए एक मेजरिंग डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर। बच्चों क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है आपका हाउ मच वर्क is done in moving 2 coulomb charge from one point to another in a potential difference of 10 वोल्ट। आपको देखा पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट है ए और बी पॉइंट के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको देखा 10 वोल्ट है। आपको निकालना है कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी कितना कार्य करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमने फॉर्मूले से देखा, वर्क डन था आपका Q टाइम्स ऑफ V, वेयर Q इज द चार्ज। तो Q है आपका चार्ज, आपको देखा 2 कूलम, V है आपका 10 वोल्ट, V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन हो गया आपका 20 जूल, मतलब 20 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आप 2 कूलम के चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 10 वोल्ट का। बस इतना सिंपल है। हम चलते हैं बच्चों कुछ बेसिक सर्किट डायग्राम्स के बारे में, बेसिक सर्किट डायग्राम, हालांकि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो वही हम हल्के बहुत देखने वाले हैं। तो पहला है आपका इलेक्ट्रिक सेल। क्या बनाओ, एक बड़ा डंडा बनाओ, एक छोटा डंडा बनाओ, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। ये आपकी वायर है, आपने कनेक्ट कर दिया किसी वायर से। तो मैंने आपको बताया कि छोटा डंडा मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, ये है आपका लोअर पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कम है और यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। छोटा डंडा मतलब नेगेटिव, बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव। वहीं ये है आपका सेल। अब सेल है बैटरी, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। अब खूब सारे सेल को आप क्या कर दो, एक साथ कनेक्ट कर दो, वो बन जाएगी बैटरी। मतलब अगर आप एक सेल ये है आपके पास, इसके साथ आपने एक और सेल लगा दिया, एक और सेल लगाया, एक और सेल लगाया, एक और सेल लगाया, कितने मतलब 2 से ज्यादा सेल लगा दो, 2 या 2 से ज्यादा सेल लगा लो आप, ये क्या बन जाएगी आपकी बैटरी। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर बैटरी। अगला है आपका वायर क्रॉस, आपका अगला बताता हूं आपको वायर क्रॉसिंग। थर्ड है आपका वायर क्रॉसिंग। सपोज ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर को आपने क्या बना दो, सिंगल एक लाइन बना दो, उसको हम बोलते हैं वायर। अब इसके ऊपर दूसरी वायर क्रॉस कर रही है, ये निकली और ये छलांग मार के निकल गई, तो यू, दिस इज नोन एज दी वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग का मतलब है ये आपकी स्ट्रेट वायर है, इसके ऊपर से यहां से गई, ये छलांग मारा ऊपर को आई वायर और ऐसे निकल गई,
तो ये आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इस पॉइंट पे, दिस इज नॉट द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपका ऊपर से निकल गया कुछ ऐसे ऊपर। सपोज मैं कह रहा हूँ ये आपकी ये वाली वायर आपके बोर्ड के प्लेन में है और ये आपका ऐसे ऊपर को निकली हुई है वायर, तो दिस इज नोन एज वायर क्रॉसिंग, ये टच नहीं कर रही है एक दूसरे को। आपका रजिस्टर, रजिस्टर मतलब दांत, दांत वाले रजिस्टर, दिस इज डायग्राम ऑफ योर रजिस्टर, सिंबॉलिक डायग्राम रजिस्टर, या इसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या बोल दो आप रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब वो बाधा, करंट पे जो बाधा उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। वहीं अगला आपका अमीटर, मैंने आपको बताया था अमीटर, ये आपका अमीटर हो गया, दिस इज योर अमीटर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। वैसे वोल्ट मीटर में आप वी लगा देंगे, वी बड़ा सा वी बना दिया आपने, वोल्ट मीटर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज योर वोल्ट मीटर। वहीं अगला बात करते हैं आप बल्ब, बल्ब कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या बना दो आप, ये बनाओ, ये बनाओ और ये घुमा दो इसको, ये दिस इज योर बल्ब, BULB बल्ब, लेकिन पुराने जमाने का बल्ब है यार ये तो, बल्ब। वायर जॉइंट का, वायर जॉइंट का ऐसा कुछ यहाँ पे बनाया था आपको वायर जॉइंट के, देखिए ये आपका स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे आपने ज्वाइन कर दी वायर, दिस इज योर वायर जॉइंट, इस पॉइंट में आपकी ज्वाइन कर दी अपने, इसको हम बोलते हैं वायर जॉइंट। आपके पास की मतलब चाबी, चाबी वाला की नहीं यार, यहाँ पे चाबी, यहाँ पे की का मतलब है आपने वायर क्लोज कर दिया, स्विच, या हम कह सकते हैं इसको स्विच। अगर आपने की निकाल दी तो आपका सर्किट क्या हो गया, खुल गया, मतलब सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर आपने वायर बंद कर दी, आपने की लगाई है, तो आपका सर्किट क्लोज्ड है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हम सिमेंट कहते हैं इसको क्ली। की बोले या स्विच बोलते हैं आप इसको, तो की कहना आपका ज्यादा इजी रहेगा। और है बच्चों आपके पास वेरिएबल रजिस्टर, इसको हमको जैसे नोट करें, या तो ऐसे बना दें आप, या दूसरा आप इसको ऐसे करें और इसमें एक ये, इसमें एक बाण मार दें ऊपर से, दिस इज योर वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब ये है कि आप जिसमें रेजिस्टेंस अपना क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो इसको हम इसको रियोस्टेट भी कहते हैं, रियोस्टेट, रियोस्टेट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रेजिस्टेंस कम या ज्यादा अपने अनुसार, कभी आपने कम कर दिया, रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट मतलब ज्यादा हो जाएगा आपके पास, अगर आपने ज्यादा कर दिया रेजिस्टेंस तो आपके पास करंट कम हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज वेरिएबल रजिस्टर, मतलब जहां पे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने करंट को। है बच्चों आपके पास ओम्स लॉ, ओम्स का नियम, क्या बोला ओम्स ने, ओम्स ने ये बोला बच्चों, अगर आपके पास क्या है, physical conditions remain same, if physical conditions remain same then current is exactly proportional to voltage। ओम्स ने ये बोला कि अगर आपके पास नहीं, अगर आप किसी कंडक्टर, सपोज आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का अगर आप वोल्टेज बढ़ा दें, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो आपका साथ साथ में आपका करंट भी बढ़ेगा, आपका करंट भी बढ़ेगा, फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, फॉर मेटेलिक कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, आप इस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा बोला ओम्स ने। इन्होंने बोला कि आपका वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा आपका करंट का। जैसे जैसे अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिजिकल कंडीशन अगर आपकी कांस्टेंट है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका करंट भी बढ़ेगा, ऐसा देखा गया किसी सर्किट में। तो इन्होंने ये बोला कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर हम यहां से इसको अगर हम अरेंज करें तो यहां पे एक नया कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं आर टाइम्स ऑफ आई, या हम बोले वी अपॉन आई बराबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं बच्चों आर, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर, यानी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और ये होता है आपका आर, और इस कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं बच्चों आपका रेजिस्टेंस। तो क्या मैं ये कहूं कि आपका रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, या रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट घटेगा? तो अगर आप यहां से देखें, अगर इसका मतलब है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल और आपका करंट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे दिस फॉलोज द ओम्स लॉ, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटेलिक कंडक्टर। आपका इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कंडीशन कुछ और होती है। रेजिस्टेंस की जो बच्चों यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं ओम, इसी साइंटिस्ट के नाम से इसको डिनोट किया गया ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, ये आपका ग्रीक वर्ड है ओम,
इसको बनाते हैं कुछ इस तरीके से ओम। तो दिस इज द यूनिट ऑफ योर रेजिस्टेंस। तो या तो हम ये कहें एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका करंट के, या हम ये बोल दें कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर मेटल्स, और ये कांस्टेंट होता है आपका आर। समझते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से। सपोज मैंने आपसे कहा इनिशियल आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये आपके पास 5 वोल्ट था, और आपके पास जो करंट था ये आपके पास 10 एम्पियर था। तो अगर मैं यहाँ पे V और I का रेशियो निकालूं बच्चों, देखिएगा 5/10, तो इसका रेशियो आएगा आपका 1/2, जो कि एक कांस्टेंट है और ये आना भी चाहिए हर किसी के लिए। वैसे सिमिलरली आपने क्या करा, आपने पोटेंशियल आपने डिफरेंस आपने बढ़ा दिया, आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया। सपोज आपका जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया आपका 10 वोल्ट, तो बताओ करंट कितना हुआ, करंट भी बढ़ेगा, आपका करंट 10 से 20 एम्पियर हो जाएगा। तो अगर आप फिर से रेशियो निकालें V/I का, अगर आप रेशियो निकालें बच्चों देखिएगा 10/20, 10/20 देखिए काटेगा फिर से 1/2, तो फिर से बराबर आया 1/2, फिर से कांस्टेंट है 1/2 बराबर है, हमेशा आपका सेम आएगा। वैसे अगर आपने V3, अब आपने ये आपका V2 था, ये आपका V2, ये आपका V3 हो गया। सिमिलरली आपने क्या कर दिया, आपने पोटेंशियल बढ़ा लिया 20 वोल्ट, तो आपका करंट भी फिर बढ़ जाएगा, आपका ये हो जाएगा 30 वोल्ट, सॉरी 30 नहीं होगा आपका, और इसका आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो कितना होगा 40 एम्पियर हो जाएगा आपका। आपने डबल कर दिया, आपने वोल्टेज डबल का तो करंट भी डबल हो गया आपका। तो आप फिर से रेशियो निकालें, अगर V/I का, देखो V/I का अगर आप रेशियो निकालें, देखिए बच्चों क्या आएगा 20/40, 20/40, तो अगर आप इसको काटें फिर से 1/2, इसका मतलब है, इसको मैं कह रहा हूँ सपोज ये V1 है, ये I1 है, ये V2 है, ये I2 है, ये I1 है, ये I2 है, ये आपका I3 है, ये VA आपका V3 है, ये आपका I3 है। तो आप ये देखें बच्चों, हमेशा रेशियो जो था आपका V1/I1 बराबर V2/I2 विच इज इक्वल टू V3/I3, और ये सब किसके बराबर था 1/2, यानी 1/2 क्या है आपका कांस्टेंट है, दिस इज योर कांस्टेंट, जो कि आपका हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, एंड दिस कांस्टेंट इज ओनली नोन एज द रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट है आपकी ओम। ये अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन V एंड I, एंड दिस इज नोन एज ऑफ योर ओम्स लॉ ग्राफ। इसी को हम बोलते हैं V वर्सेस I का ग्राफ जो होता है, हम बोलते हैं ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ है, तो इसको बनाते हैं। तो हमने ये बोला, ओम्स लॉ ने ये बोला कि आपका V/I का रेशियो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, आपके पास रहेगा कांस्टेंट। जैसे सपोज आप एक टेबल बना लें, सपोज में ये आपका V है, ये आपका I है, ठीक है। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आपका इनिशियल पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट था और आपका करंट था 10 एम्पियर, आपका पोटेंशियल था 5, करंट था आपका 10, तो अगर आपने सपोज पोटेंशियल अब आपने कर दिया 10, तो आपका करंट बढ़ेगा 20 से। अगर आपने पोटेंशियल कर दिया आपने सपोज 15, तो आपका करंट हो जाएगा 30। अगर आपने यहां आपने बढ़ा दिया, आपने कर दिया 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 40। तो इसका मतलब अगर आप रेशियो देखिए हर बार V/I का, अगर आप रेशियो निकालें, देखिए बच्चों निकालें 5/10, पहला इसके लिए निकालें 5/10, ये आएगा आपका 1/2, फिर से 10/20 करें तो ये भी आएगा आपके पास 1/2, फिर सिमिलरली 15/30 करें तो ये भी आएगा आपके पास 1/2, सिमिलरली 20/40 करें तो ये भी आएगा बच्चों आपके पास 1/2। इसका मतलब हर बार रेशियो आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी V/I का रेशियो है जो हमेशा क्या आ रहा है आपका कांस्टेंट आया। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, सपोज ये आपकी एक्सेस ले लेते हैं, आप ये आपकी एक्सेस है, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका करंट, इस एक्सेस में हम लेते हैं आपका करंट, और यहाँ को हम ले रहे हैं पोटेंशियल V। दिस इज योर ओरिजिन 0,0, इनिशियली आपके जब पोटेंशियल जब आपका 0 था उस टाइम पे आपका करंट भी 0 था, हम ये एज्यूम कर लेते हैं आपका। तो सपोज आपकी करंट की रीडिंग है आपके 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, और वहीं आपकी जो वोल्टेज की रीडिंग है ये 5, 10, 15 और 20। तो अगर हम मार्क करें, पहला अगर आपका पोटेंशियल 5 है तो करंट आपका 10 है, पोटेंशियल 5 है तो करंट 10 है, तो ये पॉइंट हुआ आपका पोटेंशियल 5 करंट 10, पोटेंशियल 5 करंट 10, ठीक है बच्चों, हमने मार्क करा। सेकंड देखें आप, पोटेंशियल 10 करंट 20, पोटेंशियल 10 करंट 20, पोटेंशियल 10 करंट 20 आपका ये रहा। सिमिलरली थर्ड, पोटेंशियल 15 करंट 30, पोटेंशियल 15 करंट 30, ये रहा आपका। और सिमिलरली लास्ट वाला पोटेंशियल 20 करंट 40, पोटेंशियल 20 करंट 40, तो ये आपका ये रहा। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर दें तो आपकी देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर ग्राफ। तो आपका ग्राफ कैसा बना, लीनियर स्ट्रेट लाइन। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, इसका जो आपका रेशियो है ये कांस्टेंट है। इसी को आप हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे स्लोप, इसी को हम बोलते हैं स्लोप की, इसकी में ढाल कितनी है, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है।
इसका मतलब अभी आप ये समझ लीजिए कि द रेशियो ऑफ V अपॉन I इज नोन एज कांस्टेंट, और जो कि क्या है आपका R। इसका मतलब है ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ आपका कैसा बनता है, लीनियर ग्राफ, ऐसा लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये हमने प्रैक्टिकली भी इसको समझ लिया। ये पता लगाया कि बच्चों V ओवर I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट होता है आपका रेजिस्टेंस। अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं आपके अपने रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो रेजिस्टेंस हम कहेंगे, रेजिस्टेंस आपका 1 ओम कब होगा, 1 ओम इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो 1 ओम कब होगा, जब आपका व्हेन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 1 ओम कब होगा, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट का हो जाए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, और आपका जो करंट फ्लो करा सर्किट में कितने का फ्लो करे, 1 एम्पियर का। तो 1 ohm is defined as the resistance offered in a circuit when a unit voltage is applied to a unit ampere of current। जब यूनिट वोल्टेज करंट पे आपका क्या हो रहा है, यूनिट करंट फ्लो हो रहा है इन द सर्किट, यूनिट वोल्टेज पे यूनिट करंट फ्लो हो रहा है इन द सर्किट, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हुआ उस सर्किट में उसको हम बोलेंगे 1 ओम। यानी जो बाधा उत्पन्न हुई सर्किट में उसको हम बोलेंगे 1 ओम। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। आपका रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। इसका मतलब है अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका घटेगा, या आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने आपसे, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका करंट क्या करेगा, घटेगा। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट करंट आपका घटेगा, या रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो इन दोनों में है इनवर्स का रिलेशन। तो रेजिस्टेंस एंड करंट आर अपोजिट टू ईच अदर। अगला बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो इसमें देखिएगा, सपोज हम कोई कंडक्टर अज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस इज योर कंडक्टर, इसको हमने कनेक्ट किया है आपका बैटरी से, दिस इज योर बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। आपका बैटरी से करंट कुछ इस तरीके से निकला और इस कंडक्टर को पास हुआ इस डायरेक्शन में, और वापस आपका करंट आई आपका इस बैटरी को है। तो अगर मैं इसमें बात करूं आपके रेजिस्टेंस की, तो देखा यह गया जो ये कंडक्टर ऑफर करेगा रेजिस्टेंस इस करंट को, इस करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जो ये कंडक्टर ऑफर करेगा, जो बाधा उत्पन्न डालेगा इसके फ्लो में, तो वो देखा गया जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ कितना लंबाई है इस कंडक्टर की, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंड सपोज मैं इसको कह रहा हूं दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस। सपोज ये आपका कंडक्टर, दिस मार्कर इज योर कंडक्टर, तो दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है बच्चों, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसके ये लंबाई तो आपकी लेंथ हो गई, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दूसरा ये देखा गया कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, और अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दिस इज योर सेकंड। तो अगर हम इन दोनों को अरेंज करें तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो अगर इसमें एक नया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर ऐड आई कर लगाएंगे तो इसको हम लिखते हैं रो एल अपॉन ए। तो दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज रो, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दिस इज नोन एज रो, इसको हम डिनोट करते हैं आर एच ओ रो। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस है बच्चों, ये आपका बढ़ता है लंबाई बढ़ाने में। रेजिस्ट अगर आप कंडक्टर के जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उतना आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वहीं अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम करेंगे उतना आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और दूसरा हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे रेजिस्टिविटी। हालांकि आपको पता है कि जैसे आपके पास सिल्वर वायर है और एक आयरन की वायर है, तो सिल्वर वायर या हम कहें एल्यूमिनियम वायर है, एल्यूमिनियम वायर की रेजिस्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू दी रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। इसका मतलब है जो आपकी सिल्वर की वायर है वो बहुत जल्दी करंट, बहुत अच्छा करंट फ्लो करवाएगी, उसमें कम रेजिस्टेंस ऑफर करवाएगी, वो उसमें अच्छा करंट फ्लो होगा, दैट इज अ गुड कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी को हम आगे डिफाइन करेंगे। ये देखा जो हमारा रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस था विच इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए,
यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और लेंथ हम लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो वाली लेंथ जो कि करंट की डायरेक्शन में हो, बाकी कोई दूसरी लेंथ नहीं लेंगे हम। और दूसरा एरिया परपेंडिकुलर, या हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर एरिया है वही एरिया हम लेंगे इसमें। तो एल कौन सी डायरेक्शन में हम लेंगे? एल वो लेंथ जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट में है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज बच्चों, ये आपके पास एक क्यूब दे रखा है आपको, ये आपको एक प्यारा सा क्यूब दिया है आपका। इसमें एक फेस से दूसरे फेस की तरफ को करंट ट्रेवल कर रहा है। सपोज ये आपका एक फेस है, इस फेस से इस फेस की तरफ को आपका करंट ट्रेवल कर रहा है। सपोज हमने यहां से यहां आपका करंट भेजा है इसमें I1, ठीक है बच्चों। तो I1 आपने कुछ इस डायरेक्शन में भेजा फ्रॉम A टू B। सपोज मैं कह रहा हूं ये जो आपकी ये वाली जो लेंथ है आपकी जो क्यूबॉइड की, ये आपकी A है, ये वाली लेंथ आप सपोज कह दें इसको, ये आपकी B है, ये हाइट आपकी B है। और आपका दिस साइड इज योर C, ABC, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ आपकी सपोज A है, ब्रेथ आपकी C है, और आपकी लेंथ है आपकी B। तो आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड करो, बताओ फ्रॉम व्हेन करंट की डायरेक्शन जो है फ्रॉम फेस, ये वाले फेस से आपके इस वाले फेस की तरफ है। तो अगर मैं करंट निकालूं, आपका रेजिस्टेंस निकालूं, इसमें कितना ऑफर्ड हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ I1, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? रो, मैंने बताया लेंथ, वो वाली लेंथ जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट में हो। तो लेंथ कौन सी लेंगे हम? A वाली लेंथ लेंगे या C वाली लेंगे? तो हम लेंगे लेंथ A विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लेंथ की जगह पे हम लिखेंगे A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया परपेंडिकुलर टू दी करंट। अगर आपका करंट ऐसे बह रहा है तो ये वाला एरिया क्या है? इस करंट के परपेंडिकुलर है। ये वाला एरिया, सपोज ये आपका एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दी करंट I। तो ये एरिया बोले या चाहे आप ये एरिया लें, तो दिस इज, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी B इंटू सी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B इंटू सी। वहीं सिमिलरली अगर मैं सपोज आपसे कहूं कि आपका करंट इस बार नीचे वाले फेस से ऊपर वाले फेस की तरफ को ट्रेवल कर रहा है, सपोज दिस इज योर करंट I2, आपका फ्रॉम दी बॉटम फेस टू दी अपर फेस आपका ट्रेवल कर रहा है, कुछ नीचे से कुछ ऊपर को ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम दी लोअर बॉटम फेस टू दी अपर फेस। तो इस बार देखिए आपका रेजिस्टेंस आपका इस बार कुछ और निकलेगा। तो रेजिस्टेंस हम लिखेंगे बच्चों वही, रेजिस्टिविटी तो आपका कांस्टेंट रहेगी, दिस इज योर कांस्टेंट। मटेरियल की प्रॉपर्टी है आपकी, हर मटेरियल के लिए आपकी क्या रहेगी? रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। सेम मटेरियल के लिए आपकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, जबकि आपका रेजिस्टेंस डिफर कर सकता है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो अगर हम कहेंगे ए, आपका एरिया ऑफ क्रॉस, आपका लेंथ, पहले लेंथ, अगर हम लेंथ ट्रेवल, तो लेंथ कितनी ट्रेवल करी इसने देखिएगा बच्चों B। अगर आप फ्रॉम दी लोअर फेस से अगर आप ऊपर फेस जा रहे हैं, अगर आप फ्रॉम दी लोअर फेस से अगर ऊपर फेस जा रहे हैं, तो हाइट तो ट्रेवल करी इसने। आप एज्यूम को जैसे अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं, तो सपोज आपका जो फ्लोर है, अगर आपसे फ्लोर से आपके रूफ की तरफ को अगर आपका ट्रेवल कर रहा है करंट, तो क्या आपकी कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? हाइट, जितनी आपकी रूफ और फ्लोर के बीच में जो डिस्टेंस है वही तो हाइट है। तो हाइट हम यहाँ पे कह रहे हैं आपकी B है, तो लेंथ हो गई आपकी B। और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, तो यही तो परपेंडिकुलर एरिया है आपका करंट के। तो यानी जो फ्लोर का एरिया ले लो आप, या अपने रूफ का एरिया ले लें, तो दिस इज योर एरिया A इंटू C। तो दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R1। तो सेम मटेरियल के लिए देखिए आपका रेजिस्टेंस अलग अलग आया, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो सेम मटेरियल का आपका रेजिस्टेंस डिफर हो सकता है, लेकिन आपकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। सिमिलरिटी के समझ में आया बच्चों आपको समझ में? तो दिस इज योर रेजिस्टेंस, ये आपकी बदल जाती है जैसे जैसे आप क्या करें, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दें तो आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या करती है? बदल सकती है। सॉरी, रेजिस्टेंस बदल सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी बदल नहीं सकती है। तो अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। ये इसके इंडिपेंडेंट है, मतलब शेप एंड साइज के क्या है? इंडिपेंडेंट रहती है। दिस ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अगर आपके पास कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, आयरन है उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो हम सिर्फ इसको डिफाइन कर सकते हैं विद द नेचर ऑफ मटेरियल से। तो रेजिस्टिविटी ना ही आपके लेंथ बढ़ने के साथ बढ़ती है, ना ही एरिया कम होने के साथ आपकी बढ़ती है। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स की, कंडक्टर की बात करें, दूसरा हम बात करें एलॉयज की, एलॉयज, और लास्ट है आपका इंसुलेटर्स।
इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें, रेजिस्टिविटी की बात करें, तो आपका जो कंडक्टर का ऑर्डर रहता है रेजिस्टिविटी का, ये होता है आपका अप्रॉक्स 10 टू दी पावर -8 से 10 टू दी पावर -8 से 10 टू दी पावर -6 रेंज का। वहीं आपकी एलॉयस की जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों, ये कुछ होती है आपकी 10 टू दी पावर -6 रेंज में। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों 10 टू दी पावर -6 रेंज में होती है। वहीं आपकी इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे हाई होती है, यानी कि इसका जो रेंज होता है आपका 10 टू दी पावर 10 से 10 टू दी पावर 14 तक की रेंज की रेजिस्टिविटी रहती है। तो इनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई है, 10 टू दी पावर 10, 10 की पावर 14, मतलब 10 के बाद आपके कितने जीरो हैं, आपके पास 14, आप 1 इंटू 10 टू दी पावर 10, काफी बड़ी क्वांटिटी है आपकी ये। तो आपका कंडक्टर के लिए आपका रेजिस्टिविटी काफी लो है, नेगेटिव में है, तो काफी लो, वेरी लो रेजिस्टिविटी। इसके लिए मॉडरेट है, और इसके लिए क्या है आपकी काफी हाई रेजिस्टिविटी फॉर इंसुलेटर्स। तो इसीलिए आपके हम कहते हैं इंसुलेटर्स आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आपके कंडक्टर्स क्या होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टिविटी। हम रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कौन कंडक्टर बनेगा, कौन अलाय बनेगा और कौन इंसुलेटर्स बनेगा। तो आई होप सो आपको रेजिस्टिविटी समझ में आई। हम बात करें रेजिस्टिविटी की यूनिट की, तो रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला था R इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालें तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा बच्चों आपके पास R A अपॉन L। तो अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट निकालें तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमने आपको बताई ओम, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया की यूनिट हो गई आपकी मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट हो गई आपकी मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो आपकी यूनिट आ गई ओम मीटर। यहाँ हम इसको सिंपली ओम मीटर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज योर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। ओम मीटर है आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट। से क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, इसे बोला है कि अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is 4 ohm, of a conductor is 4 ohm if the length of conductor is halved, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस, आपको कैलकुलेट करना है इसका नया रेजिस्टेंस हाफ करने के बाद। तो स्टॉप कर लीजिए स्क्रीन और पॉज कर लीजिए और अपना आंसर निकालिए, फिर मैं आपको आंसर प्रोवाइड करता हूं। देखते हैं फिर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का बच्चों, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़े ध्यान से तो इसमें आपको दे रखा है कि आपका जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का, उसके आपको लेंथ क्या कर दी आपने, हाफ कर दिया, मतलब उसको आपकी लेंथ उसने हाफ कर दिया, आपने उसको बीच में से तोड़ दिया है उस रेजिस्टेंस को। तो आपको कैलकुलेट करना है उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस केस में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना चेंज आया, आपका कितना चेंज आया। तो अगर हम इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएं, आपको ये पता है कि वॉल्यूम आपका हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, चाहे आपका शेप चेंज करें साइज चेंज करें, आपका हमेशा वॉल्यूम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो अगर हम इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएं तो वॉल्यूम कंजर्वेशन ये बोलता है कि बच्चों वॉल्यूम इनिशियल बराबर वॉल्यूम फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम आपका फाइनल वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम को हम ले सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज नोन एज योर वॉल्यूम। एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दें लेंथ से तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया इज योर ए एंड एल आई इज योर इनिशियल लेंथ। वहीं मैं फाइनल वॉल्यूम की बात करूं तो ए इज योर फाइनल एरिया और वी लेंथ है आपका फाइनल लेंथ, एल एफ है आपका फाइनल लेंथ। तो दिस इज योर एरिया इनिशियल। तो अगर हम यहाँ से एरिया निकालें, आपका एरिया फाइनल निकालें, तो अगर मैं कह रहा हूँ सपोज आपका एरिया इनिशियल ए है और लेंथ इनिशियल आपकी एल थी, तो आपका जो एरिया फाइनल आएगा वो कितना आएगा बच्चों, आपकी जो अब जो नई फाइनल लेंथ हो गई वो कितनी हो गई आपकी, तो आपके हाफ कर दी लेंथ, यानी आपकी जो फाइनल लेंथ हो गई वो L/2 हो गई। तो अगर आप एरिया फाइनल लिखेंगे यहाँ पे, एरिया फाइनल आ गया आपके पास 2L/A, तो L से L कैंसिल हो गया, यानी कि जो आपके पास फाइनल एरिया आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड एरिया, यानी आपके पास जो फाइनल एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस। इसका मतलब है अगर आप लेंथ हाफ कर दें तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रखें तो आपका रो हो जाएगा रेजिस्टिविटी, तो आपका कांस्टेंट रो है। लेंथ आपका क्या हो गया बच्चों, देखिएगा लेंथ हो गई है आपका लेंथ आपका हो गया है हाफ, तो यानी L/2, और एरिया हो गया है आपका डबल, यानी ए की जगह पे 2A लिखेंगे टाइम्स ऑफ 2A। तो अगर आप रेजिस्टेंस देखें बच्चों, ये हो जाएगा रो टाइम्स ऑफ 1/4 L/A।
तो यानी आपका जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा बच्चों ये 1/4 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए, और रो एल अपॉन ए ही तो हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस था, यानी हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा बच्चों ये 1/4 टाइम्स ऑफ आर ओल्ड, यानी ओल्ड पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अब 1/4 है, आपको ओल्ड रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है आपको 4 ओम, आपका ओल्ड रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है 4 ओम, तो इसका मतलब है आपका आर नहीं हो जाएगा 1/4 यानी कि 1, यानी 1 ओम। आपका जो नया रेजिस्टेंस आएगा बच्चों वो 1 ओम का रह जाएगा। तो हम चलते हैं बच्चों अपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। कैसे हम एक या एक से ज्यादा का हम कंबाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, उसके लिए हम आर रेजिस्टेंस जो आपका नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कैसे निकालते हैं हम उसको सीखते हैं। तो कॉम्बिनेशन हम जो पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है आपका बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपके दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस आपके बैक टू बैक लगे हैं, मतलब एक के पीछे एक रेल बना रहे हैं, एक पहला रेजिस्टेंस फिर इसके पीछे दूसरा रेजिस्टेंस या इसके पीछे तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका कनेक्ट कर दिया है मैंने किसी सप्लाई के साथ। तो सपोज मैं कह रहा हूं ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो सपोज इसमें से सपोज एक करंट फ्लो करा, जो करंट फ्लो करा इस वाले रेजिस्टेंस में R1 में, वही मिलेगा आपको R2 को, वही मिलेगा आपका R3 को। इसका मतलब है तीनों रेजिस्टेंस में आपका करंट क्या मिलेगा, सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम या ये कह सकते हैं बच्चों जिसमें क्या हो आपके सबके सब क्या हो एक ही बैक टू बैक लगे हो या एक ही लाइन में लगे हो आपके रेजिस्टर्स, या दूसरा हम कहें जिसमें क्या हो करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जिसका हर रेजिस्टेंस में अगर आपको सेम करंट मिलता है तो हम उसको बोलेंगे ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जिसमें खास बात ये होती है कि हर रेजिस्टेंस के बी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा लेकिन आपका करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सब क्या होते हैं, बैक टू बैक लगे होते हैं। और सेकंड है आपका बच्चों, सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको सेम करंट मिलता है, सेम करंट फ्लोस इन ईच रेजिस्टर। वहीं अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, सपोज बच्चों ये जहां पे आपके रजिस्टर बैक टू बैक नहीं लगे रहते हैं, दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज दिस इज मैं कह रहा हूं ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो इस पॉइंट पे सपोज अगर मैंने कहा इस बैटरी से आपका आई करंट निकला, तो बच्चों इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको तीन रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। तो तीन रास्ते हैं, तो तीनों रास्तों में क्या हो जाएगा आपका इस पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज मैं कह रहा हूँ इधर को करंट आपका I1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर को I2 हुआ और इधर को बच्चों आपका I3 हुआ। तो दिस कॉम्बिनेशन इन विच द रेजिस्टेंस आर नॉट कनेक्टेड बैक टू बैक, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, या हम ये कह सकते हैं आपका करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर तीनों को करंट रेजिस्टेंस को अगर अलग अलग करंट मिल रहा है, तो हम कहेंगे दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम। तो तब हम कहेंगे जाके ये कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम पढ़ते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे जब आपके कॉम्बिनेशन सीरीज हो और या कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल हो। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं विद द सीरीज कॉम्बिनेशन। हम बात करते हैं पहले आपका बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर क्या रहेगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सपोज मैंने आपसे कहा ये आपके पास पहला रेजिस्टेंस R1 है, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस आपका R2 है रजिस्टर, और यही आपका तीसरा रजिस्टर है R3। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया आपके कोई सप्लाई या बैटरी से, आपका मैंने कनेक्ट कर दिया। सपोज इसने जो पोटेंशियल आपको दिया बैटरी ने, दैट इज योर V पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच रजिस्टर आपका बढ़ जाएगा। तो सपोज मैंने कहा यहाँ पे इसको V1 मिल गया, इसका कुछ पार्ट V1 इस पे चले गया, कुछ पार्ट इसको V2 मिल गया और इसको मिल गया आपका V3 रेजिस्टेंस, सॉरी V3 वोल्टेज। तो आपका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस था वो बटा कैसे, V1
प्लस V2 प्लस V3। V1 खा गया R1, V2 खा गया R2, V3 खा गया R1। तो हमने ये देखा कि बच्चों हमने आपको ये बात बताई कि आपका करंट थ्रू ईच रजिस्टर सेम जाएगा, क्योंकि सब बैक टू बैक लगे, एक के पीछे एक लगे, जो इसको मिलेगा वही आपको इसका मिलेगा, वही आपको इसको मिलेगा। तो जितना करंट आपका एंटर होता है उतना ही करंट आपको वापस मिल भी जाएगा दोबारा बैटरी को, और सबको क्या रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस को आपका सेम करंट मिलेगा। तो अगर हम इसमें बच्चों ओम्स लॉ लगाएं, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, तो अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगाएं तो अगर हम देखें V इक्वल्स टू आई आर, तो वैसे V1 हो जाएगा। देखिए बच्चों करंट तो सेम है I टाइम्स ऑफ, लेकिन रजिस्टर आपका R1 है पहले वाले के लिए, तो R1 लिखेंगे। वैसे सिमिलरली V2 के लिए अगर हम V2 के लिए लगाएं ओम्स लॉ, तो V2 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, I R2, तो प्लस टाइम्स ऑफ I R2। वैसे V3 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, I टाइम्स ऑफ R3। तो I सेम लिखेंगे हम, क्योंकि आपका करंट क्या है बच्चों, अक्रॉस ईच रजिस्टर आपका सेम है। तो I सब कैंसिल हो गई, तो R आपका नेट आ गया, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम ऐसे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, अगर आपके सभी रेजिस्टेंस अगर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे और हमें नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है जबकि करंट सेम रहता है, और अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कर लो, सबको इंडिविजुअल सबका क्या कर लो, आप सम कर लो और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सपोज आपको बच्चों देखो, ये आपका रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ये आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, ये आपको 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, ये आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, ये आपको 7 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, और इसको कनेक्ट किया है ऐसे अक्रॉस दी बैटरी। तो आपसे कह रहा पूछा है कि बताओ इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो सपोज अगर हम इसमें एज्यूम करें, सपोज अगर आपको बैटरी ने आई करंट दिया, तो आई करंट इसको मिला, वही आपका आई ट्रेवल करेगा इस सर्किट में, यहाँ से यहाँ ऐसे, वही इसको भी आई मिलेगा, इसको भी आई मिलेगा। तो सभी रजिस्टर को आपका सेम करंट मिलेगा, और जो करंट आपने एंटर हुआ निकला बैटरी से, वही बैटरी को वापस भी मिल गया। तो अगर आप देखें सब बैक टू बैक है या सब में सेम करंट है, सेम करंट है, तो हम क्या कहेंगे, सब क्या है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसका जो हम आर नेट लिखेंगे यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 15 और 7 हो गया आपका 22। तो आपका आर नेट आ गया यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका बच्चों 22 ओम। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला कॉम्बिनेशन है बच्चों आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें देखो बच्चों आपका क्या रहता है, कॉम्बिनेशन में आपके सब बैक टू बैक नहीं लगे रहते हैं, तो आपका कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा होता है। सपोज ये आपका R1 है, दिस इज योर रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस R3, ये आपका R3 रेजिस्टर है, और ये आपके पास बैटरी है। तो अगर सपोज हम कह रहे हैं बच्चों इस बैटरी ने आपका आई करंट सप्लाई किया, तो ये करंट क्या होगा, इस पॉइंट पे तीन जगह पे तीन रास्ते मिले, तीन मुंह है इसके, तीन मुंह है तो तीन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट। तो सपोज मैं कहा इधर को I1 गया, इधर को I2 गया, इधर को I3 गया, इधर को I1, और इस पॉइंट पे देखिएगा बच्चों ये ऐसे आएंगे और सब पे मीट हो जाएंगे, मीट होने के बाद दोबारा ये आई करंट बना देंगे दोबारा से, और दोबारा आपका सर्किट को वही बैटरी को वही करंट दोबारा मिल जाएगा। इस केस में हमने ये देखा जो आपका करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीन जगह, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर हम ओम्स लॉ लगाएं इसमें, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I होता है आपका बच्चों V अपॉन आर, तो V ओवर आर लगा लें आप यहाँ पे, तो I इक्वल टू V ओवर आर। वहीं अगर हम I1 निकालें तो I1 क्या लिखेंगे, इसका क्रॉस रेजिस्टेंस आपका R1 है, तो I1 लिखेंगे हम बच्चों। देखो पोटेंशियल हमने आपको ये बताया कि पोटेंशियल आपका सेम रहता है। सपोज इस बैटरी ने आपको V पोटेंशियल सप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। तो अगर हम इसका I निकालें, I इक्वल टू V ओवर आर, पोटेंशियल सेम है तो V, रेजिस्टेंस R1 है तो V ओवर R1, वैसे इसके अक्रॉस V ओवर R2 हो जाएगा, और वैसे इसके अक्रॉस V ओवर R3 हो जाएगा बच्चों। तो अगर हम रखें यहाँ पे रखेंगे वो V ओवर R1, I2 की जगह पे आएगा आपका V ओवर R2, और V3 I3 की जगह पे आएगा आपका V ओवर R3। तो V कैंसिल हो गए हैं आपके, तो 1 अपॉन आर नेट जो आएगा बच्चों आपके पास, ये आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में आप रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में आप ऐड करते हैं इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। अच्छा, दूसरी बात अगर हम ये देखें बच्चों, सपोज आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं। सपोज मैंने कहा आपके पास एक आपका 2 ओम का है, दूसरा आपके पास भी 2 ओम का है और दूसरा भी आपके पास 2 ओम का है। पहली कंडीशन है आपने इनको सीरीज में लगाया। सेकंड कंडीशन मैंने आपको देखी, अगर आपने यही 3 रेजिस्टेंस को अगर आपने पैरेलल में लगा रहे हैं, सपोज ये आपका 2 ओम, ये भी आपका 2 ओम, ये भी आपका 2 ओम, ये आपने कनेक्ट किए हैं इस बार पैरेलल में 2 2 2। तो अगर आपको इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है तीनों का, तो अगर आपके दोनों केसेस में अगर आप निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज के लिए आप सिंपली ऐड कर लीजिए इनको 2 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया आपका 6। तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस आया वो आया 6 ओम। वहीं अगर आप पैरेलल में ऐड करें इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो आर पैरेलल हो जाएगा बच्चों आपका 3/2, यानी कि आपका जो आर पैरेलल आएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, यानी आर पैरेलल हो जाएगा बच्चों आपके पास 0.6। तो आर पैरेलल आपका जो नेट रेजिस्टेंस आया पैरेलल में 0.6 ओम आया और जबकि यहाँ पे 6 ओम आया। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें, यहाँ भी आपके 3 रजिस्टर थे, यहाँ भी आपके 3 रजिस्टर थे, यहाँ भी आपके 2 ओम के थे, यहाँ भी आपके 2 ओम के थे। तो लेकिन आपको डिफरेंस ये दिखा बच्चों, इस बार जो रजिस्टर में दिक्कत ये आई कि आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला वो काफी ज्यादा मिला 6 ओम, जबकि यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस मिला वो काफी कम मिला। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिला आपको इसके इंडिविजुअल वैल्यू से, मतलब 2 से भी ज्यादा मिला, 6 मिला, लेकिन यहाँ पे जो आपको नेट रेजिस्टेंस मिला वो 2 से भी कम मिला, मतलब अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम मिला 0.6। तो मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस घटाना है तो आप पैरेलल में लगा दीजिए, अगर आपको बढ़ाना है तो सीरीज में लगा दीजिए। रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो पैरेलल में लगा दीजिए, सॉरी सॉरी सीरीज में लगा दीजिए। रेजिस्टेंस घटाना है तो पैरेलल में लगा दीजिए, क्योंकि पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से भी कम हो गया है। इंडिविजुअल 2 है, 2 से भी कम हो गया 0.6, और यहाँ पे देखो 2 से 2 का 6 हो गया, 2 2 2 4 जोड़ के 6 हो गया। तो अगर आपको रेजिस्टेंस घटाना है तो आप उसको सबको कन्वर्ट आपका लगा दीजिए किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वहीं अगर आपको बढ़ाना है तो आप लगा दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन करिए बच्चों, इसको सॉल्व करिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, और ये भी आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है कुछ इस तरीके से। फिर आपका ये 3 ओम का रेजिस्टर, ये भी आपका 3 ओम का, ये आपका 4 ओम, ये आपका 5 ओम, कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। आपको निकालना है इनमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिएगा इस पॉइंट से आपका बैटरी क्या करेगी, सेम करंट ऑफ आपकी आई करंट आपको सपोज इसमें से निकला, सपोज आपका आई करंट कुछ इस तरीके से निकला, ये आपका आई करंट निकला, और इस सर्किट में आपका आई करंट ऐसे बहा, और जितना करंट आपने सप्लाई से निकाला उतना ही करंट आपको सप्लाई को मिल भी गया। तो अगर आप नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, देखिएगा बच्चों अगर मैं इन सब की बात करूं तो इन 3 ओम को, इस 3 ओम को, इस 3 ओम को, इस 4 ओम को और इस 5 ओम को आपको सेम करंट मिल रहा है जो कि आई है, सेम करंट मिल रहा है आई। तो ये सब आपके किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सब का कॉम्बिनेशन कैसा है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में है तो आप डायरेक्टली ऐड कर लें इनको, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस आया इन सीरीज का, ये आया आपका 15 ओम। तो ये सब क्या हो गए आपके एक रजिस्टर हो गए 15 ओम के। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, सिर्फ एक रजिस्टर बन जाएगा, जो कि कितना होगा इस बार 15 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इसका। जबकि अगर आप इस पॉइंट की बात करें, इन तीनों रेजिस्टेंस की बात करें, ये दोनों आपके पैरेलल में है, क्योंकि इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे आपको करंट क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, हर रजिस्टर को डिफरेंट डिफरेंट करंट मिलेगा। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें 1/r इक्विवेलेंट निकालें इनका, तो बनेगा देखो बच्चों 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 3/2, यानी कि आपका जो आर इक्विवेलेंट आएगा बच्चों 2/3 ओम आएगा। तो इसका मतलब है इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, ये आया आपका 2/3 ओम। तो इसका मतलब है ये तीनों ना हो के आपका एक रेजिस्टर हो गया, जो कि कितने का है, 2/3 ओम का है। अब देखिएगा, अब ये और दो आपके किस में हो गए, सिमिलरली आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये और ये रजिस्टर हैं आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आप इनको डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, 2/3 ओम प्लस 15, तो ये आपका 3 प्लस 45, 47/3। तो आपका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया 47/3 आया। अगर हम अब बात करें कनेक्शन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, कनेक्शन कैसे हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग वोल्ट मीटर एंड अमीटर, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आपके कनेक्ट करेंगे। तो एक जगह पे हम लेते हैं आपके
आपके अमीटर अमीटर को हम लगाते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में। आपको मैंने पहले भी बताया, आपको आपके सप्लाई के साथ आप क्या लगाते हैं इसको, रजिस्टर के साथ आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं इसको। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज योर आर। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने का मकसद यही है कि आपको सेम करंट मिले। जितना करंट आपका सर्किट में फ्लो करेगा उतना ही करंट आपको अमीटर को भी मिलेगा, और अमीटर आपका एक्यूरेट रीडिंग बताएगा। तो इसलिए अमीटर को लगाया जाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, आपका लगाया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ड्यू टू फॉर एक्यूरेट एक्यूरेसी, फॉर एक्यूरेट एक्यूरेसी। वहीं आपका वोल्टमीटर लगाया जाता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैंने आपको बताया क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। सपोज दिस इज योर रजिस्टर, दिस इज योर R2, तो आप इसी के साथ क्या करेंगे, आप वोल्टमीटर एक तीसरा आप कनेक्ट कर देंगे वोल्टमीटर। दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप लगाया जाता है वोल्टमीटर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि मैंने आपको ये बताया बच्चों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब जो पोटेंशियल बैटरी का होगा वही R1 का होगा, वही R2 का होगा, और वही इस वोल्टमीटर का होगा। तो वोल्टमीटर आपको एक्यूरेट पोटेंशियल आपको मेजर करके देगा, जो पूरे सर्किट का पोटेंशियल है वही आपको मेजर करके देगा वोल्टमीटर। जबकि अगर आप इसको सीरीज में ना लगा के, आप इसको सीरीज में लगा दें, पैरेलल में ना लगा के सीरीज में लगा लें, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका इनएक्यूरेट पोटेंशियल ये आपका मेजर करेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस तो V रहेगा। हो सकता है इसके अक्रॉस आपका V2 हो रजिस्टर, तो हो सकता है कि आपका तो V आपका बढ़ जाएगा V जब, और इसके अक्रॉस V1 रहेगा, V1 प्लस V में, तो ये तो आपकी रीडिंग तो डिफरेंट आएगी। एक्चुअल पोटेंशियल आपका V था लेकिन आपका आया V2। तो इसीलिए हम वोल्टमीटर को लगाते हैं बच्चों इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ताकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जबकि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम रहता है। तो करंट अमीटर ने नापना है करंट, तो जहां करंट सेम है वहां हम नापे लगाएंगे अमीटर कि ये नापेगा करंट, और जहां वोल्टेज सेम है यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां हम लगाएंगे वो आपका वोल्टमीटर, ताकि दोनों एक्यूरेट रीडिंग आपकी हमें शो कर सकें। अब आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है, सपोज जैसे आपके पास, मैंने आपसे कहा कि आपका कोई रजिस्टर लगा है किसी सर्किट में, एंड दिस इज योर बैटरी। तो बैटरी का काम है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना अक्रॉस दिस सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना, अप्लाई करना अक्रॉस दिस सर्किट, जिससे कारण क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, मैंने आपको बताया बच्चों, इस सेल के अंदर जो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके वो खर्च हो रहे हैं, तो जिसके कारण हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें इसके अक्रॉस मिल रहा है, इस सर्किट के अक्रॉस। और जिसके कारण क्या हो रहा है, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सो सपोज दिस इज योर हायर पोटेंशियल, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव वाला डंडा, छोटा डंडा हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। वेयर दिस एनर्जी इज गोइंग, जो एनर्जी कंज्यूम करी बैटरी ने, जो बैटरी ने एनर्जी दी, वो कहां कंज्यूम हुई, वो कंज्यूम एनर्जी हुई आपकी रजिस्टर में। आपका जो चार्ज कैरियर है वो एनर्जी कंज्यूम करता है फ्रॉम द बैटरी, और सॉरी आपका आपकी जो एनर्जी लेता है बैटरी से और कंज्यूम करता है आपका रजिस्टर में। अब रजिस्टर आपका कुछ भी हो सकता है, आपके कोई भी अप्लायंसेस जो हम घर पे लगा रहे हैं आपके, जैसे बल्ब, टीवी, फ्रिज, एसी, फैन, इन सब में क्या हो रही है, आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है इन दी फॉर्म ऑफ वर्क, आपको वर्क के फॉर्म में एनर्जी मिल जा रही है। तो इसकी जो एनर्जी है, बैटरी की एनर्जी है, और ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसकी वजह से जो एनर्जी मिली वो आपके कैरी कर रहे हैं करंट, और करंट से आपको ट्रांसफर हो रही है किसमें, रजिस्टर में। और रजिस्टर आपका कुछ भी हो सकता है, आपका फैन, बल्ब, एसी, फ्रिज, टीवी एक्सेट्रा। तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी आपकी यूज होती है ऐसा वर्क। सपोज आपने फैन लगाया, तो आपकी एनर्जी आपकी यूज हुई इन रोटेटिंग दी फैन्स की ब्लेड्स, आपके फैन की ब्लेड को रोटेट करने में आपकी एनर्जी यूज हो गई। अगर आपने बल्ब में कनेक्ट कर दिया तो आपको लाइट मिल रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई आपकी एनर्जी। सिमिलरली आपकी कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी आपका क्या हो जाता है, हीट के फॉर्म में चले जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे अगर आपके जो पुराने बल्ब होते हैं जनरली, उस वो गर्म हो जाते हैं कुछ देर बाद गर्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपकी कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में आपकी चले गई है। कुछ तो उसने यूजफुल काम किया, कुछ एनर्जी, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी बची हुई किसके फॉर्म में चले गई, आपकी हीट के फॉर्म में, जिसके कारण क्या हुआ, वो आपका बल्ब क्या हो गया, आपका हीट अप हो गया। सिमिलरली फॉर दी फैन, आपका कई बार फैन भी गर्म हो जाता है। फैन भी गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ पोर्शन तो आपकी एनर्जी यूज हुई इन रोटेटिंग दी फैंस, और कुछ एनर्जी आपकी यूज हुई इन दी हीटिंग, उसको हीट करने में। रही बात बच्चों व्हाट इज द रीजन ऑफ हीटिंग, आपके अप्लायंसेस हीट क्यों होते हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका हीटिंग इफेक्ट क्यों शो करता है। तो बेसिकली हमने आपको स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में हमने ये बताया था बच्चों, अगर सपोज मैं कह रहा हूँ किसी कंडक्टर में आपका अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन।
तो ड्यूरिंग देयर आपका ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं विद ईच अदर, आपके एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, एक दूसरे टकराते हैं विद द एटम्स, और आपस में एक दूसरे एटम से भी टकराते हैं, अपने ही एटम से भी टकराते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इनके अंदर हीट उत्पन्न होती है, हीट पैदा होती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग with each other and with their atoms। और इसके कारण क्या होता है बच्चों, आपकी दिस एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है आपकी हीट की एनर्जी के फॉर्म में। तो कोलिजन हो रहा है ना, आपका कोलिजन का मतलब क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, आपके मूव कर रहे हैं बहुत रैंडमली, बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं, इधर उधर उधर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो मूव करने के बाद क्या आ रही है, इनके पास वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी ज्यादा आ रही है, वेलोसिटी आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी आपकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसके कारण क्या आएगा, इन पे ज्यादा कोलिजन के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। सपोज जैसे आपका ये इलेक्ट्रॉन आप कोलाइड कर गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया, तो इन दोनों के बीच में जो कोलिजन के कारण जो हीट आपकी निकली, इसमें से प्रोड्यूस हुई, इसी को हम बोलते हैं हीट। इसी के कारण होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, इसी के कारण आता है बच्चों आपका हीटिंग इफेक्ट इन दी अप्लायंसेस या इन दी रेजिस्टेंस, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम किसी भी सर्किट में अगर हम किसी टाइम टी के लिए करंट फ्लो करते हैं, तो उस सर्किट या उस रेजिस्टेंस या उस अप्लायंस का हीट आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इट इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट। और उसके पीछे का रीजन ये रहा, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर एंड विद द एटम्स। ये हीट को कैसे डिफाइन किया गया, इसमें बोला जैसे आप जो हीट है, हीट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, और एनर्जी आपकी स्टोर्ड हुई है ऐसा वर्क डन स्टोर्ड इज नोन एज एनर्जी। वर्क डन या एनर्जी आपकी एक ही चीज है, सेम क्वांटिटी है आपकी, दोनों की क्वांटिटी आपकी जूल होती है, यूनिट आपकी जूल है। तो अगर हम कहें, अगर हम हीट को डिफाइन करें, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों उसमें कि वर्क डन, अगर हम बात करते हैं बच्चों हीट एनर्जी की, हीट एनर्जी इट इज नथिंग बट दी वर्क डन। अब वर्क डन क्या है, अब हमने वर्क डन पढ़ा था बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, हमने क्या पढ़ा था, V टाइम्स ऑफ Q, वेयर V इज योर पोटेंशियल, Q इज द चार्ज। मतलब कि अगर हमने यहाँ से पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन Q, विच मीन्स वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क डन बन जाएगा बच्चों यहाँ से वर्क डन इक्वल टू V टाइम्स ऑफ Q। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को अगर हम अरेंज करें, वर्क डन आया हमारा बच्चों V टाइम्स ऑफ Q, तो अगर हम यहाँ से Q को अरेंज कर लें, Q होता है हमारा I टाइम्स ऑफ T by the definition of current, Q equals to IT, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा VIT। तो दिस वर्क इज नथिंग बट दी एनर्जी, यानी हीट, या हम कह सकते हैं दिस इज हीट, तो हीट होता है आपका VIT। ये आपकी पहली फॉर्म हो गई हीट की। अगर हम वही इस वाले V को अगर हम दोबारा अरेंज करें, तो V इक्वल्स टू होता है बच्चों हमारा IR फ्रॉम दी ओम्स लॉ। तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए बच्चों को यही आपका बन जाएगा H इक्वल टू V के जगह पे IR टाइम्स ऑफ I इंटू T, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा I स्क्वायर RT। तो दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला ऑफ द हीट। तो पहला है आपका H इक्वल्स टू VIT, और सेकंड है आपका हीट का I स्क्वायर RT। वहीं अगर हम थर्ड की बात करें, अगर हम दोबारा अरेंज कर लें इस वाले V को, या अगर आप V को अगर आप अरेंज कर लें दोबारा से, तो क्या बन जाएगा देखिएगा बच्चों। सिमिलरली अगर बच्चों हम यहाँ से I को कन्वर्ट कर लें, I अगर हम कन्वर्ट कर दें, तो हमारा अगला फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखिएगा बच्चों V टाइम्स ऑफ IT, हम I को लिख सकते हैं V ओवर R, तो V स्क्वायर ओवर R इंटू T, V ओवर R हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका हीट इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R T। तो आपके पास तीन फॉर्मूले निकल के आ गए बच्चों। पहला फॉर्मूला है आपका V हीट इक्वल टू VIT, सेकंड है आपका H इक्वल टू I स्क्वायर RT, और थर्ड है आपका V स्क्वायर ओवर R टाइम्स ऑफ T। अब यही एक रूल है, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमने ये देखा बच्चों, हीट के आपके पास तीन फॉर्मूले निकल के आए आपके पास। पहला आपका VIT, सेकंड है हमने इसी V को हमने अगर अरेंज करा ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू IR, तो ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT। और थर्ड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, ये था आपका, अगर हम इस बार अगर I को कन्वर्ट कर दें V ओवर R, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों V स्क्वायर ओवर R T।
तो ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए आपकी हीट के। और ये जो सेकंड स्पेस, ये जो केस है आपका सेकंड वाला, इसको हम बोलते हैं बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और हीट की अगर हम यूनिट की बात करूं तो हीट की यूनिट होगी आपकी जूल। हम जो नापेंगे हीट की किसमें, जूल में, बाय द साइंटिस्ट नेम। चर्चा करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में तो इन्होंने ये कहा, जूल्स भाई साहब ने ये बोला कि आपका जो हीटिंग इफेक्ट है इन दी कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन दी कंडक्टर, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कितने अमाउंट के लिए आपका करंट फ्लो कर रहा है। आपका आई क्या, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना अमाउंट है आपका करंट का जो फ्लो हो रहा है। सेकंड, आपका कितने टाइम के लिए आपका करंट फ्लो हो रहा है। बेसिकली स्क्वायर, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड है आपका कितने टाइम के लिए आपका करंट आपका फ्लो हो रहा है। और थर्ड आपका डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। ये फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों यहाँ से, आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नथिंग बट योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यही आपका स्पेशल केस था, इसको हमने बोल दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगला है बच्चों इसमें पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर हमने पहले भी हालांकि 9th क्लास में आपने पढ़ा है बच्चों। पावर को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कौन कितने टाइम में कितना काम कार्य कर सकता है। जो जितना ज्यादा कार्य कर सकता है कम टाइम में, हम कहेंगे उसके पास ज्यादा पावर है। रेट ऑफ डूइंग, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी पावर को अगर हमें डिफाइन करना है, दिस इज नथिंग बट W अपॉन टाइम, वेयर W इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पावर की। और हमने अभी आपको बताया कि वर्क डन इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट बोलें या एनर्जी बोलें, तो वर्क डन को हम सकते हैं हीट अपॉन टाइम। और हीट हमने हमने अभी 3 फॉर्मूले पढ़े हैं आपके हीट के, तो यहाँ पे भी आपके पावर्स के 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर हम कह रहे हैं हीट आपका VIT है, पहला हमने पढ़ा VIT अपॉन टी, तो पहला फॉर्मूला निकल गया आपका पावर का V टाइम्स ऑफ आई। अगर सिमिलरली हम पावर कहें, आपका दूसरा है, हमने पढ़ा आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया बच्चों आपका। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला निकल गया पावर का आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। और हमारा जो थर्ड फॉर्मूला था बच्चों पावर के लिए, आपका हीट के लिए, तो वो क्या था बच्चों आपका वी स्क्वायर ओवर आर। वी स्क्वायर ओवर आर टाइम्स ऑफ टी डिवाइड बाई टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो थर्ड फॉर्मूला आपका निकल गया वी स्क्वायर ओवर आर। तो आपके पावर के भी 3 फॉर्मूले हो गए आपके बच्चों, वी टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर एंड वी स्क्वायर ओवर आर। दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक पावर। तो कितनी हीट कंज्यूम हुई है आपकी पर यूनिट टाइम हम कह सकते हैं। हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी कंज्यूम हुई पर यूनिट टाइम में, इज नोन एज पावर। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट अगर हम देखें, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन की यूनिट है आपकी जूल, और टाइम को हम लेते हैं ऐसा यूनिट में सेकंड। तो दिस इज दी ऐसा यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकंड। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों वॉट, WATT वॉट, जेम्स वॉट वाला वॉट, कैपिटल W से डिनोट करते हैं इसको वॉट। तो दिस इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, WATT वॉट। वहीं आपकी एक और यूनिट हम कहते हैं किलो वॉट। कई बार हम इसको, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट मतलब है रिलेटेड टू मनी। आपके जो घर में जो आपका मीटर का जो ब्रिज आपका, सॉरी आपका जो घर में मीटर, आपका जो इलेक्ट्रिक मीटर का जो आपका बिल आता है, बिजली का बिल आता है, वो आपके किलोवाट्स में आता है। तो किलोवाट इज योर कमर्शियल यूनिट। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। आगे हम बात करते हैं बच्चों कमर्शियल, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज बच्चों किलोवाट। कमर्शियल मतलब रिलेटेड टू पैसा, जहां पे आपका मनी हो, मनी 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 मेक मनी मेक मनी, मनी मनी मनी। तो पावर की जो आप कमर्शियल यूनिट है बच्चों, ये है आपकी किलोवाट। KWT, के मतलब किलो, वाट मतलब WT वाट। सिंपली हम इसको KW भी नोट करते हैं बच्चों, किलोवाट। हम बात करें कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट की बात करें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो कमर्शियल यूनिट होती है आपके बच्चों किलोवाट आवर्स। अरे एनर्जी, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। क्योंकि पावर पता है ना आपने पढ़ा P अपॉन टी। तो अगर हम यहाँ से एनर्जी निकालें, एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी, वेर P इज पावर, T इज द टाइम। अगर हम पावर लें बच्चों किलोवाट में और टाइम लें हम अगर घंटों में,
घंटों के हिसाब से अगर हम टाइम लें तो आपकी जो कमर्शियल यूनिट बनेगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इसको हम बोलेंगे किलोवाट आवर्स। और यकीन मान ले इसी का बिल आता है हमारे घर पे भी, हमारे घर पे भी जो एनर्जी का बिल आता है। अच्छा, कोई बच्चे पूछा अगर आपसे, कई बार आपको ये कंफ्यूजन होती है कि हमारे घर में आखिर बिजली का बिल किस चीज का आता है। तो हमारे घर में बिजली का बिल ना तो करंट का आता है, पहली बात, ना ही वोल्टेज का आता है, ना ही पावर का आता है। तो किसका आता है? हमारे घर में जो बिल आता है एक्चुअल में बच्चों, ये आता है आपका आपका एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई एक घंटे में। सपोज मैंने आपसे ये कहा कि दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इसी का बिल आएगा। आपका जो बिजली का बिल आता है बच्चों, जो आपके मीटर में रीडिंग लिखी होती है ना, वो आपकी लिखी होती है किलोवाट आवर्स में। तो कितने किलोवाट आवर्स आपके एनर्जी कंज्यूम हुई, उसी के हिसाब से आपका बिल आता है। तो किलोवाट का मतलब हुआ आपका बच्चों 1000 वाट, 1000 वाट। और आवर्स का मतलब हुआ आपका 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 आपके सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया ना आपका। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 1000 इंटू 3600। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हो गया, इतनी एनर्जी हो गई आपके पास। तो अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा बच्चों 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। तो जब इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है बच्चों, जब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है, तब आपका बिजली का बिल 1 यूनिट से बढ़ता है, 1 यूनिट से इंक्रीज हो गया। सपोज अभी आपकी जो मीटर की रीडिंग है, सपोज मैं कह रहा हूँ 6 है, अगर आपकी 7 हो गई, इसका मतलब है 6 से 7 होने में उतने उसने आपके घर के अप्लायंसेस ने इतनी एनर्जी कंज्यूम करी, और आपका बिजली का बिल 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है बच्चों, दैट इज नॉट ऑफ करंट, एंड इट इज नॉट ऑफ वोल्टेज, इट इज नॉट ऑफ पावर, इट इज ओनली ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंसेस। और इतना अगर जूल एनर्जी कंज्यूम होगी, तो आपका बिजली का बिल 1 यूनिट से बढ़ेगा, यानी आपकी मीटर में जो रीडिंग होगी वो 1 यूनिट से बढ़ जाएगी। और वो आके आपका घर में जो आते हैं आपके बिल वाले, वो आपको बिजली का बिल थमा देंगे। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर a रेफ्रिजरेटर of 800 watt operating 5 hours a day for 30 days at cost of rupees 5 at per kilowatt hours, rupees 5 per kilowatt hours। इसका मतलब है बच्चों, आपको कैलकुलेट करना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करना है फॉर रेफ्रिजरेटर जो आपका ऑपरेट कर रहा है 800 वाट का है, और आपका 5 घंटे चल रहा है दिन पे। तो आपका पूरा एक महीने का निकालना है, उसका बिल कितना आएगा। जबकि आपको दे रखी है पर यूनिट कॉस्ट, आपकी बिजली को दे रखी है पर किलोवाट आवर की कॉस्ट आपको बिजली की दे रखी है 5 रुपया। तो आप निकालें बच्चों, सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो मैंने आपको बताया बच्चों, जो हमारा बिल आता है दैट इज द बिल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कितनी हमने कंज्यूम करी, और वो भी किसमें, इसकी कमर्शियल यूनिट में, यानी इसकी कमर्शियल यूनिट है आपकी किलोवाट आवर। तो अगर हमें इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना है, तो हमें निकालना है बेसिकली इसमें एनर्जी। तो एनर्जी अगर निकालें, एनर्जी है आपका पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो पावर आपको दे रखा 800 वाट, 800 वाट। जबकि आपका जो फ्रिज चल रहा है बच्चों, रेफ्रिजरेटर जो हमारा चल रहा है दैट इज ऑफ 5 आवर्स, 5 घंटे चल रहा है एक दिन में। और टोटल है आपके पास 30 डेज, 30 डेज मतलब एक महीना इंटू 30। तो दिस वुड बी, और आपका आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 2 इतने वॉट आवर्स। तो अब लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है, इस वॉट आवर को हमने कन्वर्ट करना है किलोवाट में, क्योंकि कमर्शियल यूनिट है आपकी किलोवाट। तो आप डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए इसको। तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुई बच्चों 120 किलोवाट आवर हुई। आपके पास जो एनर्जी कंज्यूम हुई बच्चों, दिस वुड बी योर इन किलोवाट्स, 120 किलोवाट आवर्स। अब ये तो हुई आपकी एक दिन की कंज्यूम हुई। अब पर आपका किलोवाट आवर्स का हमें रेट दे रखा 5, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो दिस वुड बी योर 600 रुपीज। तो आपका जो बिल आएगा बच्चों, ये आएगा 600 रुपया।
चैप्टर में हमने ये सीखा बच्चों, आपका घर में स्टार्टिंग से अगर हम लें तो पहले तो हमने ये सीखा बच्चों, आपका जो करंट फ्लो करता है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड हमने पढ़ा इसमें बच्चों आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है आपका V इक्वल्स टू आई आर, जिसका ग्राफ क्या आता है आपका लीनियर ग्राफ आता है, लीनियर स्ट्रेट ग्राफ आता है। उसके बाद हमने बच्चों कॉम्बिनेशंस पढ़े आपके, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हैं बच्चों, आप रेजिस्टेंस को क्या करते हैं डायरेक्टली आप सम कर लेते हैं। वहीं आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या करते हैं, सबको आप रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं। वहीं उसके बाद फिर हमने बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। रेजिस्टेंस में हमने एक रिलेशन निकाला R इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ L अपॉन A। हमने ये देखा कि बच्चों आपका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे अगर आप एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सॉरी, अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, या लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा, और वेयर रो इज योर रेजिस्टिविटी। वहीं हमने उसके बाद हमने बच्चों पढ़ा आपका, जो हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे हमने पढ़ा हीट के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े बच्चों। पहला हमने पढ़ा आई स्क्वायर आर टी, सेकेंड हमने पढ़ा वी स्क्वायर ओवर आर टाइम्स ऑफ टी, और थर्ड हमने पढ़ा बच्चों वी आई टी, वेयर वी इज पोटेंशियल, आई इज करंट, टी इज टाइम, कितने टाइम के लिए आपका करंट पास हुआ। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा पावर। पावर के भी हमने सिमिलरली 3 फॉर्मूले पढ़े बच्चों, आई स्क्वायर आर, सेकेंड हमने पढ़ा वी स्क्वायर ओवर आर, और एक और था हमारे पास बच्चों वी टाइम्स ऑफ आई। तो दिस इज योर पावर के 3 फॉर्मूले। और हमने ये पढ़ी आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और हमने एनर्जी की कमर्शियल यूनिट पढ़ी बच्चों किलोवाट आवर्स। और हमने इसमें ये सीखा कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल किस चीज का आता है। तो दिस वाज योर होल करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सो आपको ये चैप्टर मजा आया आपको पढ़ने में। तो मिलते हैं अब आपको अगली चैप्टर की वीडियो के साथ, दैट इज योर ऑप्टिक्स।